हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के मॉडल पेपर को। सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर का। 25 नंबर का ये पेपर होता है। 1 घंटे का समय मिलता है पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितने भी नए भाई बहन हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें और इस क्लास को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों, आज की इस क्लास का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये जो सेट को किस वर्ष एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया था, ये यहाँ पर आपको बताना होगा। तो एजुसैट क्या है? एक शैक्षिक उपग्रह है। कैसा है? एक शैक्षिक उपग्रह। ये भी कई बार प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि किस तरह का उपग्रह। ये एक शैक्षिक उपग्रह है और वर्ष 2004 में इसे एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया था। इसके साथ ही दोस्तों आपको बताते चलें कि हमने 4 मॉडल पेपर ऑलरेडी आपको इसी चैनल पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। सभी सब्जेक्ट के 4 मॉडल पेपर, जिसकी प्लेलिस्ट भी हमने आपको बनाकर दे दी है। तो तुरंत आप चैनल पर जाकर विजिट कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर सभी मॉडल पेपर की क्लासेस को अटेंड कर लीजिए, क्योंकि अब समय बिल्कुल भी आपके पास बचा हुआ है ही नहीं। तो जल्द से जल्द आप अपनी परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर लीजिए। अब परीक्षाएं आपकी हो चुकी हैं, समझो स्टार्ट। तो बहुत अच्छे से आपको तैयारी करना। और इस मॉडल पेपर को आप डाउनलोड कहाँ से करेंगे, आगे वीडियो में आपको वो भी बता दूंगा। तो चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। एक्सेल एक प्रोग्राम है। किस तरह का प्रोग्राम है ये यहाँ पर आपको बताना है। तो एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। कैसा प्रोग्राम है? एक तरह का स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो यूज़ किया जाता है कंप्यूटर के अंदर, तो ये एक तरह का स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 स्पैम शब्द संबंधित है। किससे संबंधित है? स्पैम शब्द आपको बताना होगा। ठीक है, तो ये कंप्यूटर से संबंधित है। किससे संबंधित है? कंप्यूटर से संबंधित है। स्पैम आपको पता ही होगा, जालसाजी जैसे बोलते हैं, स्पैम करना। तो ये एक तरह से कंप्यूटर से संबंधित शब्द है। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लाभ हैं। ठीक है, तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्या लाभ हैं, ये यहाँ पर आपको बताना है। क्या संसाधनों के संबंध में समन्वय में सहायक या फिर उत्तरदायित्वों की भावना का विकास संभव है इससे? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों ऑप्शन बिल्कुल राइट हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के दोनों ही लाभ हैं। दोनों ही ऑप्शन को आप कैसे लगाएंगे? ठीक, इसके लिए आपको ऑप्शन सी जो है ये पकड़ना होगा, यानी कि ये ऑप्शन सी आपको आंसर लगाना होगा। ऑप्शन सी में आपका ए ऑप्शन भी है और बी ऑप्शन भी है। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन इसमें आ रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी आप राइट आंसर लगा दीजिएगा। वैसे आपका ए और बी दोनों ऑप्शन राइट है। प्रश्न संख्या 5 आपका वर्तमान समय में कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयोग की जाती है, ये यहाँ पर आपको बताना होगा। तो वर्तमान समय में कंप्यूटर के अंदर जो नंबर प्रणाली है वो प्रयोग की जाती है, उसे हम बाइनरी सिस्टम बोलते हैं। कौन सा सिस्टम बोलते हैं? बाइनरी सिस्टम बोलते हैं। और जबकि हम यहाँ पर जो कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर इस तरह से 1 2 3 4 5 ये जो आपकी नंबर प्रणाली होती है, ये आपकी दशमलव नंबर प्रणाली होती है, जो कि मैथ में यूज़ की जाती है सामान्यतः। लेकिन जो कंप्यूटर के अंदर नंबर प्रणाली यूज़ की जाती है उसे हम बाइनरी नंबर प्रणाली बोलते हैं। उसमें केवल 2 ही अंक होते हैं, 0 1 0 1 0 1। ठीक है, इस तरह से केवल 0 और 1 यही अंक यूज़ किए जाते हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ से अब आपके अति लघुत्तर प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। इसी बात पर कर दीजिए इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप इस PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दी गई है। तो फटाफट जाकर कमेंट बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहाँ से सभी मॉडल पेपर की PDF फाइल को आप आसानी से डाउनलोड कीजिए। और इसके बाद दोस्तों, अब आपका अति लघुत्तरी प्रश्न आ चुका है। प्रश्न संख्या 6 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कोई 2 लाभ लिख दीजिए। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रत्यक्ष शिक्षण की तरह ही लाभकारी साधन है, यानी कि इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, जो भी यहाँ पर कुछ हो रहा है वह वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इसके अलावा दूरस्थ शिक्षा के लिए एक बहुत उपयुक्त साधन है। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दूरस्थ यानी कि डिस्टेंस लर्निंग के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। प्रश्न संख्या 7 है विद्यालयों के आधुनिकीकरण के लिए उपस्थिति की नवीनतम प्रणाली को क्या कहते हैं? ठीक है, जिसे हम बायोमेट्रिक प्रणाली कहते हैं। क्या बोलते हैं? बायोमेट्रिक अटेंडेंस। आजकल आपने देखा होगा ज़्यादातर सभी गवर्नमेंट, प्राइवेट, किसी भी तरह के ऑफिसेज हो गए या फिर कॉलेज हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गए, हर जगह आपने देखा होगा बायोमेट्रिक अटेंडेंस स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक 2 तरफा प्रणाली है, जिसमें दोनों तरफ ग्रहण एवं प्रेषित करने की तकनीक है। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है, एक व्यक्ति जो इस साइड से बोलता है
उस व्यक्ति की आवाज़ और उस व्यक्ति के चेहरे को दूसरा तरफ जो व्यक्ति होता है वो सुन सकता है और चेहरे को देख सकता है। इसी तरह से सेम टू सेम पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की आवाज़ को सुन सकता है और उसे देख भी सकता है, ठीक है। यानी कि दोनों लोग एक दूसरे को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इसे ही हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दोनों ही पक्ष अपना अपना पक्ष रख सकते हैं, ठीक है। तो शिक्षा में उपयोगी किन्हीं 4 माध्यमों के नाम बता दीजिए। इसमें हो गया आपका रेडियो, टेलीविज़न, माइक्रोस्कोप और टेप रिकॉर्डर। ये शिक्षा में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 10, कंप्यूटर की शिक्षा का क्या अर्थ है। कंप्यूटर की शिक्षा ने व्यक्ति के सामान्य कार्यों को करने की क्षमता में अभिवृद्धि कर दी है। जो कार्य पहले 20 व्यक्तियों द्वारा 10 दिन में किया जा सकता था, वह केवल 2 व्यक्ति कंप्यूटर के माध्यम से 1 घंटे में कर सकते हैं। ये लीजिए इसका कमाल कंप्यूटर का। प्रश्न संख्या है 11, सर्च इंजन क्या करता है। सर्च इंजन का कार्य क्या है। तो सर्च इंजन क्या है, एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो यूज़र द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर इंटरनेट पर खोज का डाटा प्रदान करता है। सर्च इंजन क्या करता है, जो भी चीज़ आप खोजना चाहते हैं, इंटरनेट पर सर्च करना चाहते हैं, वह सर्च करके आपके सामने उपस्थित करता है कि लो भैया आपकी चीज़ उपस्थित है, ठीक है। तो ये सर्च इंजन का कार्य होता है। यहाँ से अब आपके लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप और भी ज़्यादा ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा और इस क्लास को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लगातार मॉडल पेपर आपको मिलते रहें, ठीक है। परीक्षाओं तक बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाए। ई ट्यूशन को संक्षेप में समझाइए। जो ई ट्यूशन होता है उसे आप संक्षेप में समझाइए। चलिए संक्षेप में समझ लीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में ई लर्निंग का उपयोग सबसे अधिक होता है, ठीक है। आपने देखा होगा इंटरनेट पर जिस तरह से अभी आप क्लासेस अटेंड करने किया है, एक तरह का ई ट्यूशन है, यानी कि ई लर्निंग है। इसके द्वारा प्रशिक्षण की प्रक्रिया को भी प्रोत्साहित किया जाता है। इसके साथ साथ शिक्षण संबंधी क्रियाएं भी काफ़ी प्रभावी होती हैं। ई अधिगम को मिश्रित अधिगम भी कहा जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के माध्यमों का प्रयोग होता है, जैसे बहुमाध्यम, ईमेल, इंटरनेट, वेब आधारित शिक्षण सामग्री, पाठ्य वस्तु, अधिगम, व्यवस्थित सॉफ्टवेयर आदि, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पर आपने देखोगे चैनल पर एप्लीकेशंस के माध्यम से भी पढ़ाया जाता है, ठीक है, क्लासेस दी जाते हैं। तो एक तरह का ये ट्यूशन ही कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा आगे यहाँ पर आप देख सकते हो अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या आपका 13, यूनिफॉर्म बेसिक आंकड़ों हेतु डिजिटलाइजेशन की आवश्यकता को लिखिए, ठीक है। यूनिफॉर्म बेसिक आंकड़ों हेतु डिजिटलाइजेशन की आवश्यकता को लिखिए। तो यूनिफॉर्म संबंधी आंकड़ों से में डिजिटलाइजेशन से शैक्षिक सुविधा हेतु बजट बनाने का कार्य आसानी से किया जा सकता है और यूनिफॉर्म वितरण में कुल कितनी राशि लगेगी इसका ज्ञान आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा यूनिफॉर्म संबंधी आंकड़ों से विद्यालय प्रशासन तथा अभिभावकों के मन में अपनी शंकाओं का समाधान प्रभावी रूप से किया जा सकता है। इसके अलावा जातिगत और आरक्षित श्रेणी के छात्रों के साथ वितरण में हेराफेरी नहीं की जा सकती है और ऐसी तकनीक से अभिभावकों को इस विषय का ज्ञान हो जाता है कि यूनिफॉर्म पर विद्यालय प्रशासन के द्वारा कितना धन दुरुपयोग किया जा रहा है, ठीक है। इसके साथ ही प्रश्न संख्या 14 आपके सामने स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर के लिए विकसित किन्हीं 3 प्रोग्राम का नाम बताइए। तो एक प्रोग्राम होता है आपका MS वर्ड, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बोलते हैं जिसे। कंप्यूटर के इस प्रोग्राम के अंतर्गत नई फाइल बनाना, सुरक्षित रखना सरल होता है। इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति पत्र लेखन, निबंध लेखन, पुस्तक निर्माण आदि का कार्य आसानी से कर सकता है। इसके बाद एक होता है आपका MS एक्सेल। ये जो MS एक्सेल है ये एक तरह का स्प्रेडशीट प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम तुलनात्मक अध्ययन, सारणियन, ठीक है। इसके अलावा ग्राफिक्स प्रस्तुतिकरण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तीसरा होगा आपका पावर पॉइंट क्या करता है, ये एक तरह का प्रेजेंटेशन का कार्य करता है, ठीक है। पावर पॉइंट के द्वारा निम्न कार्य किए जा सकते हैं, जिसकी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स बनाने में, आउटलाइन नोट्स बनाने में, पारदर्शिकाओं का निर्माण आदि करने में, ठीक है। तो ये 3 प्रोग्राम होगा आपके कंप्यूटर के। इसके अलावा और भी आप लिख सकते हैं जो भी आपको वो याद है। प्रश्न संख्या 15 है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं। तो MS कुलकर्णी के अनुसार प्रौद्योगिकी और विज्ञान के आविष्कारों और नियमों का शिक्षा की प्रक्रिया में प्रयोग को ही शैक्षिक प्रौद्योगिकी कहा जाता है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी के द्वारा अल्प समय में अधिक से अधिक शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा आधे प्रश्न संख्या आपका 16 है, दूरस्थ शिक्षा के कार्य को समझाइए। तो दूरस्थ शिक्षा के लाभ क्या है। दूरस्थ शिक्षा औपचारिक शिक्षा के लाभ से वंचित लोगों को लाभ प्रदान करने का कार्य करती है। इसके अलावा ये ऐसे छात्रों को शिक्षित करती है जो अपनी परिस्थितियों की वजह से पढ़ाई करने में अक्षम रहे हों। प्रश्न संख्या पॉइंट 3 आपका दूरस्थ शिक्षा, यानी कि दूरस्थ शिक्षा के द्वारा दूर से ही छात्रों को शिक्षा दी जा सकती है जिससे उन्हें आने जाने में समस्याओं को सामना नहीं करना पड़ता है। इसी को क्या बोलते हैं हम, डिस्टेंस लर्निंग बोलते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन बोलते हैं, ठीक है। दूरस्थ शिक्षा या दूर शिक्षा के द्वारा छात्रों के तकनीकी स्तर का विकास होता है क्योंकि इसमें रेडियो, टेलीविज़न आदि के माध्यम से शिक्षा प्रदान आपको की जाती है। ये सभी छात्रों को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराती है। वर्तमान में
5 मिलियन से अधिक लोग इसके द्वारा शिक्षित हो रहे हैं। आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी संख्या में जो शिक्षार्थी हैं वो इसका लाभ ले रहे हैं। प्रश्न संख्या आपका 17, साइबर क्राइम क्या होता है? तो साइबर स्पेस से किया गया कोई भी अपराध जिसमें कंप्यूटर संचार नेटवर्क या दोनों का प्रयोग किया गया हो आप साइबर क्राइम कहलाता है। और जैसे हैकिंग हो गया, पैसों की चोरी हो गई, ऑनलाइन आपने देखा होगा आजकल कितनी ज़्यादा धोखाधड़ी हो रही है फिशिंग के द्वारा। इसके अलावा चोरी, अवैध ईमेल भेजना, कंप्यूटर पर वायरस डालना, ये सारे के सारे आपके साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं। साइबर क्राइम करने वालों पर नज़र रखने के लिए साइबर सेल का गठन भी किया जाता है ताकि साइबर क्राइम की घटनाओं को कम किया जा सके। ठीक है, लेकिन आप लोगों को भी सचेत रहने की यहाँ पर आवश्यकता होती है। इसके अलावा प्रश्न संख्या 18, ऑनलाइन चैटिंग के क्या लाभ हैं? तो देख लीजिएगा, ऑनलाइन चैटिंग के लाभ, व्यक्ति को टाइपिंग का ज्ञान हो जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर और इंटरनेट का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। व्यक्ति को लिखित विचार प्राप्त होते हैं जिन्हें भविष्य की आवश्यकता के लिए आप सुरक्षित भी रख सकते हैं। और पॉइंट 4 आपका अंतिम पॉइंट, व्यक्ति दूर दराज से शहरों से दूर देशों में बैठे अपने संबंधियों से दृश्य रूप में वार्तालाप कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑनलाइन चैटिंग के लाभ हैं। ठीक है, इसके बाद आपकी ये उत्तर कुंजी यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की आंसर की आपके सामने दी हुई है। तो अगर आप चाहें तो इससे डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ फाइल को, मैंने आपको बता ही दिया। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई टेलीग्राम ग्रुप की, उस पर ये पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। और इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि और भी भाई बहन हमारे साथ जुड़ सकें। और अब परीक्षाओं के लिए बिल्कुल भी समय आपका नहीं है, समय बिल्कुल नज़दीक है, अच्छे से तैयारी कर लीजिए ताकि किसी भी सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम ना होने पाएँ। बाकी आप हमारे साथ इस तरह से बने रहें, लगातार आपको क्लासेस दी जाएंगी। और दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।